कोरोना जो है वायरस फैलेगी, ये जाने नहीं लगी। हमारी अमवात भी बढ़ेंगी, इसके साथ हमें गुजारा करना है। ये जिम्मेदारी अवाम की है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। जागते रहना, साढ़े ते ना रहना, यह था वज़ीर आज़म की आज की गुफ्तगू का खुलासा। वज़ीर आज़म ने आज बड़ा वाज़ेह कर दिया कौम पर कि कोरोना वायरस ने फैलना है, हर सूरत में फैलना है, इसलिए लोगों का रोज़गार या कारोबार बंद नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अवाम खुद एहतियात करें, इसी में हल है। और उन्होंने आज जो NCC का इजलास की सदारत की, उसमें बड़े अहम फैसले हुए। और जिस तरह से कोरोना वायरस फैल रहा है, लग तो ये रहा था कि मजीद सख्ती की जाएगी, लेकिन आज लॉकडाउन में और पाबंदियों में मजीद नरमी का ऐलान किया गया है, जिसमें कारोबार हफ्ते में 5 दिन खुले रखने का फैसला किया गया है और 40 ट्रेनें चलाने की इजाज़त दी गई है। वजारत रेलवे को सियाहत का शोबा खोलने का फैसला किया गया है KP और GV के अंदर, और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जल्द वापसी को यकीनी बनाने के हवाले से भी वज़ीर आज़म ने आज हिदायत की है NCC के इजलास में। और दूसरे नाज़रीन, आज पंजाब में एक महकमा सेहत की तरफ से चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब को लिखे गए एक ख़त की कॉपी सामने आई, जिसमें महकमा सेहत ने ये खबरदार किया है कि मुमकिन तौर पर, वो कहते हैं हमने जो सैम्पलिंग की है, उस सैम्पलिंग में मुमकिन तौर पर, मुश्तबा तौर पर लाहौर के अंदर जो केसेस की तादाद है कोरोना वायरस के, वो तकरीबन 6,70,000 से ज़ायद एक्टिव केसेस लाहौर के अंदर हो सकते हैं। और वो ये भी कह रहे हैं इसमें महकमा सेहत के कोई लाहौर का इलाका ऐसा नहीं है कि जहाँ पे ये वायरस ना फैला हो अब तक। और दूसरी तरफ आज मियां नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से फिर आज शक का इजहार किया गया। फवाद चौधरी साहब ने आज वज़ीर आज़म को एक ख़त लिखा और ये कहा कि तहकीकात करवाई जाए कि किस तरह से मियां नवाज शरीफ मेडिकल रिपोर्ट्स बनवा के जिनकी बुनियाद पर मुल्क से बाहर चले गए। और फवाद चौधरी ने इस शक का इजहार किया कि वो मेडिकल रिपोर्ट्स जाली थी, जिनकी बेसिस पे मियां नवाज शरीफ मुल्क से बाहर गए, उनकी तहकीकात क्या होंगी। और साथ ही साथ आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के हवाले से कि वज़ीर आज़म की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कौम पर यह एहसान जताया गया कि हमने कीमतें कम की हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें, बिलखुसूस में अगर पेट्रोल की बात कर लो तो जो कीमत हुकूमत को पड़ती है, जो पेट्रोल की असल कीमत जिस पे हुकूमत को पेट्रोल पड़ता है, उससे ज़्यादा, यानी 33 रुपये का पेट्रोल पड़ता है तो 40 रुपये के टैक्सेस हुकूमत ने उस पर लगा दिए हैं। तो क्या ये रिलीफ आवाम तक नहीं जाना चाहिए था? और कीमतें तो कम हो गई, लेकिन जो अशिया खुरनोश की कीमतें हैं, ओवरऑल जो महंगाई है, उसमें कोई खातिर हाँ कमी वाकई नहीं हो सकी। और एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आज की है, वो है फ़रोग नसीम साहब का इस्तीफ़ा, चूँकि कल वो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के केस में हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे, उनका लाइसेंस भी बहाल कर दिया है पाकिस्तान बार कौंसिल ने। आज सारी सूरत हाल पर बात करने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब नदीम अफजल चंद साहब, वज़ीर आज़म के तर्जुमान हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू है सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून से, और हमारे साथ मौजूद है नफीसा शाह साहिबा, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले आज जो वज़ीर आज़म ने ऐलानात किए NCC के इजलास की सदारत के बाद, उन्होंने आज कहा कि खोल दिया जाए सारा कुछ, तकरीबन उन्होंने सब कुछ ही खोलने का ऐलान कर दिया। आज चंद एक शोबे हैं जो कि बंद रहेंगे, मसलन तालीम का शोबा है और दीगर जो पाबंदियां हैं, शादी हॉल्स वगैरह हो गए, सिनेमाज हो गए, गैदरिंग्स हो गई, लेकिन बाकी तो लॉकडाउन में आज नरमी का एक तरह का ऐलान हो गया। तो चंद साहब, आज जिस तरह से वज़ीर आज़म ने जो बात की, जो उन्होंने कहा कि लोग एहतियात करें और अब इस वायरस ने तो फैलना ही फैलना है, यानी कि अब गल वध गई है और हुकूमत को दस्ती भी पई है इस दफ़ा नाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, दो चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त कोरोना यकीनन बड़े महीनों से, बड़े दिनों से बहुत फैल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ी से टेस्टिंग भी हो रही है और लोगों को महसूस भी हो रहा है। और इसके साथ साथ जो मुआशी तौर पे जो था चीज़ें, जो पिछले 2 महीने से हमने लॉकडाउन किया और जो नीचे से ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रही थी प्राइम मिनिस्टर को अपने MPs MNAs के ज़रिए, एजेंसीज़ के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, यही 3-4 सोर्सेज होते हैं जो रिपोर्ट्स के, और फिर इकनॉमिक इंडिकेटर जो आ रहा था, तो नीचे महंगाई भी बढ़ रही थी, ब्लैक मार्केटिंग भी बढ़ रही थी और सख्ती से रिश्वत का बाजार भी ज़्यादा था। पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केट कमेटीज़, जितने इदारे थे नीचे, वो एक्सप्लॉइट करते थे दुकानदारों को और बहुत सारी चीज़ों को, और एक अजीब सी सूरत हाल थी। पहले दिनों में हम खुद लॉकडाउन के हामी थे, आप भी हामी थे, सारा मुल्क एक हामी था, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले दिन से कहा कि लॉकडाउन कोई बस मसले का हल नहीं है। उनका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था वैसे, लेकिन इस वक्त के साथ साथ
जब सिंध में लॉकडाउन हुआ, लेकिन सिंध के रूरल में लॉकडाउन भी कामयाब नहीं हुआ, और ना रूरल साइड पे कभी पंजाब में या KPK में भी कामयाब हुआ है। ठीक है, ट्रैफिक, गरीबों की ट्रैफिक आपने बंद कर दी, दौलतमंदों की पजारों कारें सड़कों पर चलती रहीं, लेकिन गरीबों की रेलवे बंद, गरीब की बस बंद, कोस्टर बंद, हाईएस बंद, पिकअप बंद, और फिर लोडेड ट्रक भी बंद। फिर देखें, इन सारी चीज़ों के बाद आपने हल क्या निकालना है? टेस्टिंग के लिए आपने कैपेसिटी बढ़ाई, किट्स, डॉक्टर्स, मेरी बात सुन, डॉक्टर्स के लिए इक्विपमेंट अब बेहतर हो गए, बाहर से अच्छे इक्विपमेंट भी मंगवा लिए गए, चीज़ें हम हंगामी तौर पर तैयार हो गए, आइसोलेशन सेंटर कायम हो गए, हमने अपने आप को तैयार कर लिया। अब इसके साथ साथ लोगों का हॉस्पिटल्स में आप जाएं, आप प्रैक्टिकल बात देख लें कि दूसरे मरीज भी जो थे उनको भी दाखिल करने से मना कर दिया डॉक्टर्स, इवन प्राइवेट जो चल साहब, मैं सिर्फ मई के आदाद शुमार आपके सामने रखूँ, नाजरीन के सामने रखूँ, तो नाजरीन, पाकिस्तान में जो कोरोना केसेस की ओवरऑल जो तादाद है वो तो तकरीबन 72,000 से तजावुज़ कर चुकी है, लेकिन 30 अप्रैल तक जो मरीजों की तादाद थी पाकिस्तान के अंदर वो थी 16,817, और अब इस मई के महीने में जो इजाफा हुआ है कोरोना केसेस का वो हुआ है 55,643, सिर्फ एक माह के दौरान केसेस बढ़े हैं। जबकि हम अमवात की बात करें तो मई के 31 दिनों की अगर हम बात करें तो मई के 31 दिनों में 1,543 अमवात वाक़ई हुई हैं। अब तक जो टोटल अमवात हैं, और सिर्फ एक माह में जो अमवात हुई हैं मई के महीने में वो 1158 हैं, जबकि उससे पहले जो अमवात थी 30 अप्रैल तक की वो 385 थी। और वाज़ेह रहे कि 9 मई से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया गया था, तो ये एक महीने के दौरान काफ़ी ज़्यादा सर्ज देखा गया केसेस के अंदर भी और अमवात के अंदर भी। तो यही मामला चांद साहब, जब वो मामलात हैं तो इधर से केसेस भी बढ़ रहे हैं, अमवात भी बढ़ रही हैं। देखें, आप पाकिस्तान के हालात के मुताबिक डिबेट कर लें जी कि लॉकडाउन ठीक है, आप नकलो हरकत पे पाबंदी लगा सकते हैं, आप चीज़ों पे अवाम पे डाल देना सारा कुछ नहीं, अवाम पे नहीं, अवाम पे हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये मैं समझता हूँ मीडिया की भी जिम्मेदारी है, ये हम सियासी लोगों की भी जिम्मेदारी है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है। अवाम में अवेयरनेस देनी, ठीक, अवाम को गाइड करना, पैनिक क्रिएट होने से बचाना, और गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी के मुताबिक अपोजिशन को भी साथ मिल के, गवर्नमेंट के साथ, हमारे रियासती इदारों के साथ मिल के अवाम को रिलीफ पहुँचाना। ठीक, ये जिम्मेदारी अकेले हुकूमत की कभी भी नहीं, काफी आफतें आती हैं, आफतों में अकेले कोई हुकूमत नहीं निपट सकती, और जलजले आए, सही, डेंगू आया, और दुनिया में सैलाब आए, पाकिस्तान में सैलाब आए, आपने देखे दुनिया के, पाकिस्तान के हर शोबे जिंदगी ने, हर सियासी जमात ने उसमें अपना हिस्सा डाला। सही, अब इस वक्त ये कहना कि PTI की हुकूमत है तो अकेले जी हुकूमत पे ना रहना, साढ़े दिन ना रहना, ये बात मैं इसे इत्तेफाक नहीं। नफीसा शाह साहिबा, जो फैसले आज हुए हैं NCC के इजलास में, जाहिर है वज़ीर आला सिंध की सूरत में आपकी पार्टी की, आपके सूबे की वहां पे नुमाइंदगी थी, तो अब जो फैसले हो गए हैं इस पे कल को आपकी पार्टी इसे मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेगी, आपका सूबा इसे सपोर्ट करेगा, ये ना हो कि कल मुराद अली शाह साहब कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, इन फैसलों पे सियासत तो नहीं होगी, अब हुकूमत के साथ खड़े होंगे? सबसे बड़ी सियासत तो खान साहब अवाम के साथ कर रहे हैं, और फैसला मुझे डिटेल्स उसके पता नहीं है, अपेरेंटली स्टेटस को उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन वो जब कहते हैं ना कि इस वक्त टाइम गुजर गया है, इस वक्त अगर लॉकडाउन हम कर भी रहे हैं तो इसका शायद फायदा ना हो, लेकिन हमने शुरू से ये कहा है कि चले हम लॉकडाउन की अगर मुखालफत नहीं करते तो हमें बताएं कि आप टेस्टिंग क्यों नहीं इंक्रीज कर पा रहे हैं, आप कोई जामे हिकमत अमली कोविड को पब्लिक को एटलीस्ट आप अवेयरनेस देने में आप क्यों नहीं कर रहे, आप SOPs के ऊपर क्यों तुले हुए हैं? SOPs मीन्स नथिंग, SOPs मीन्स कि आपने अवाम के कंधों के ऊपर सारा मलबा डाल दिया है। आप कानून साजी करें, और कानून साजी के जरिए आप अवाम को एटलीस्ट रिस्ट्रिक्ट करें कि उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो, या वो मास्क पहने, आप जोनिंग कर दें, आप टेस्टिंग कर दें, ये सारी चीजें क्यों नहीं हो रही? ये मेरी फ्रस्ट्रेशन है, और आई एम श्योर कि हर सिटीजन की ये फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन जहां तक लॉकडाउन की बात है, मैं समझती हूँ कि अब वो वक्त जो है वो गुजर गया है लॉकडाउन वाला। इस वक्त जो अवाम है, शायद आपका बिजनेस कम्युनिटी है, शायद ट्रेडर्स हैं, वो भी आपकी ये बात शायद ना माने, तो लेकिन रिस्ट्रिक्टेड लॉकडाउन हो सकते हैं, वो क्यों नहीं हुए? और वजीर आजम साहब सिर्फ नरमी करते जाते हैं, कुछ ऐलानात भी कर लें अवाम के लिए, कुछ तशवीश का इजहार कर लें, कि डॉक्टर्स के साथ यकजहती का इजहार कर लें। वो कह रहे डॉक्टर से मीटिंग कर रहे हैं, जल्द वो उनके वफूद से मिलेंगे। डॉक्टर्स हमारे शहीद हो गए, आज 5 और शहीद हुए हैं कल, तो उसका बता दें, डेटा सही तरह कर दें खुदा के वास्ते,
झूठ ना बोले अवाम से, ये सारी चीजें तो हो सकती हैं, ठीक है, तो आ सकती है। ठीक है। अब जो पाकिस्तान में नाज़रीन जो इन्फेक्शन उम्र के एतबार से अगर हम देखें तो ये 10 से 49 साल के जो पाकिस्तानी हैं उनमें सबसे ज़्यादा इस वक्त यानी कि 72.68 जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनमें जो एज है वो 10 से 49 साल के दरमियान उनकी एज है, यानी कि इस एज के लोग ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो है वो 10 से 29 साल के 26% लोग जो हैं वो इस वायरस से अब तक इन्फेक्ट हो चुके हैं। और जब हम मवाजना करते हैं पाकिस्तान का अमेरिका के साथ तो ये फिगर्स भी बड़े अलार्मिंग हैं कि अमेरिका में जब 86,379 मरीज़ों की तादाद जब हुई थी, इतने केसेस हुए थे, तो उस वक्त वहाँ पे मात हुई थी 1614, यानी 1614 मात थी तो 86,000 केसेस थे। और पाकिस्तान में 1500 मात हुई हैं तो 72,000 केसेस यहाँ पे, यानी कि केस अमवात के अतबार से हम अमेरिका से किसी हद तक आगे ही जा रहे हैं। अल्लाह ना करे ये ट्रेंड आगे अमेरिका वाले पैटर्न पे ही चलता रहे, आगे चल के हमारी दुआ है। उम्मीद भी यही है कि ये पाकिस्तान की जो ट्रेजेक्ट्री है, जो कर्व है, वो फ्लैटन होना शुरू हो जाएगी, लेकिन पॉलिसीज़ भी उसके लिए ज़रूरी हैं कि वो इम्प्लीमेंट हो। नदीम अफजल जान साहब, ये जो आपके लाहौर जो पंजाब का दिल है वहाँ से जो रिपोर्ट आई डॉक्टर्स के सामने आई, ये बड़ी अलार्मिंग रिपोर्ट है। इसका मतलब है कि टेस्टिंग जो हमारी बहुत कम है, हमें अपनी टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी ताकि एक्चुअली पता लगे कहाँ खड़े। अलार्मिंग बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है कि अलार्मिंग नहीं है, पहले दिन से अलार्मिंग है। लेकिन अगर हम मुआशी कत्ल की तरफ जाएं, एक तरफ हमारा कोरोना है, एक तरफ हम लोगों का मुआशी कत्ल होने से भी हमने बचाना है। अब देखना ये सर, मैं टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, वो तो आपके बात कर रहा हूँ, टेस्टिंग भी आ रहा हूँ। देखिए सारी चीज, वो तो टेस्टिंग आ गई मेडिकल केयर में। मैं जो आफ्टर इफेक्ट्स या पोस्ट कोरोना या ड्यूरिंग कोरोना जो इफेक्ट्स हैं अवाम के ऊपर, और जो 70-60% अवाम है सही, उसके ऊपर जो इफेक्ट है, उससे हमने, ये भी रियासत की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है, ये हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। हुकूमत उस पर जिम्मेदारी से जबरदस्त एहसास प्रोग्राम, 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कैश देना और डिसिप्लिन तरीके से अक्रॉस द पोजीशन, मतलब कोई पॉलिटिक्स नहीं, उसमें कोई सियासत नहीं। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा है किसी आफत के दौरान। अब रह गई बात, आप कहते हैं टेस्टिंग का जो आपका सवाल है, या मैडम ने जो हिकमत अमली की बात की है या करूँ, देखिए हिकमत अमली यही हुकूमतों की होती है जो इस हुकूमत की थी। 14,600 टेस्टिंग के साथ आप कैसे TTQ की पॉलिसी? मैं आपकी इस तादाद से इत्तफाक नहीं करता कि सिर्फ 14,000 टेस्टिंग हुई है। नहीं, मैं एक दिन की बात करूँ, पर डे टेस्टिंग की बात करूँ। सर पर डे टेस्टिंग भी अगर आप सारे मुल्क की देखेंगे 14,000 से ज्यादा है। 14,600 जो कोविड की वेबसाइट पे जो है, कोविड की वेबसाइट पे जो है, मेरे ख्याल में ज्यादा है। मैंने सरकारी आदाद-ओ-शुमार आपसे शेयर। अच्छा, बहरहाल मेरे ख्याल में टेस्टिंग ज्यादा है इससे। और कुछ ऐसी टेस्टिंग भी है ना जो प्राइवेट लोग क्लिनिक्स में करा रहे हैं और गवर्नमेंट को उसका नहीं इतना समझ आ रही। प्राइवेट क्लिनिक्स में भी जो प्राइवेट लैब्स में टेस्टिंग हो रही है वो भी बहुत ज़्यादा हो रही है। अब तकरीबन प्राइवेट लैब्स में जो साहब हैसियत लोग हैं वो तो 80% उसमें से टेस्ट करवा के बैठे हुए हैं। ये सरकारी अस्पतालों का दादोशुमार हो सकता है। अब रहेगी बात हिकमत अमली वाली। हिकमत अमली यही हिकमत अमली होती है, पहले लॉकडाउन किया गया, सख्त लॉकडाउन भी किया गया, फिर नरम किया गया, मरलावार नरम हुआ। ये नहीं कि कोई अचानक ही कहा गया जी खुल जाए, जिस तरह आपने प्रोमो में कहा कि साढ़े दिन ना रहना, इस तरह नहीं हुआ। देखिए अभी ट्रांसपोर्ट में SOP इस्तेमाल की गई, रेलवे का अब खोला गया, अभी इंटरनेशनल एयरलाइन नहीं हुई, अभी बहुत सारी चीज़ें, शादी हाल्स पे पाबंदी है, अभी गैदरिंग्स, पॉलिटिकल गैदरिंग्स पे पाबंदी है, अभी मजहबी रसूमात पे, बहुत सारी मजहबी रसूमात पे अभी पाबंदी है। तो ये आप कहें कि बिल्कुल नजर तो नहीं आई वैसे। नहीं, मेरे ख्याल में आप इस्लामाबाद से निकले नहीं हैं। सर रिपोर्ट्स आई हैं सारी, पंजाब के अंदर भी आई है। मैं आपकी 80% लोगों ने जो सर्वेज आए 80% जगहों पे नहीं हुई, नहीं मैं पाबंदी नहीं हुई। देखें SOP पे कहीं नरमी है कहीं सख्ती है, ये हो सकता है। ये कहना कि बिल्कुल ही 80% आया था कि रमज़ान के दौरान जो इबादत के एतबार से अगर आप बात करें तो 80% नहीं था रमज़ान के एतबार से। इसको फॉलो नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। आप 40% कह लें तो कोई माना जा सकता है, लेकिन मैं मेजॉरिटी ऐसा नहीं था, मेजॉरिटी SOP पे अमल कर रही थी। सही। और अभी ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी आप देख लें, हालांकि बड़ा मुश्किल है ट्रांसपोर्टर्स के लिए SOP पे अमल करना, क्योंकि उसको बेचारों को बचता कुछ नहीं है अगर लोग काम रखे जाए फिर उनको। लेकिन इसके साथ तेल की कीमतें भी की गई तो और फौरन रिलीफ दिया गया। जो आपने कहा कि इतना टैक्स, उस तरफ में आऊंगा, वो मैं आपके सामने आदाद-ओ-शुमार सरकार के रखूंगा। लेकिन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, वो है चंद साहब, इस सारे मामले में जो सियासत बहुत ज़्यादा शुरू से हम डिस्कस करते रहे से वो होती रही। जावेद भाई साहब, मैं पहले आपकी तरफ आता हूँ कि अब जो हुकूमत की पॉलिसी है, आज जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि आवाज़ आ रही है? जी, अब आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। जो आज फैसले हुए NCC के इजलास में कि
हफ्ते में 5 दिन कारोबार खोले जाएंगे, 40 ट्रेनें चलाने का फैसला हुआ है और सियाहत का शोबा खोलने का फैसला हुआ है। क्या कहते हैं, ये दुरुस्त फैसले हैं, दुरुस्त में जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी राब्ता पर फिर से ये और हमारे पैनल है ना, आप ये मेहरबानी करके आप इसका खुद ख्याल रखें और ये पूरे पाकिस्तान में फैलेगा। और साथ उन्होंने शायद ये भी आगे संदेह कर दिया कि पाकिस्तान में जितने लोग हैं वो इस मर्ज का शिकार होंगे, किसी कोई आज होगा, कोई 2 महीने बाद होगा। उन्होंने आज वाज़ेह कर दिया है। आज मुझे चंद साल के वो पहले दिन के अल्फाज पर तो याद आ रहे हैं जो उन्होंने शुरू में कहे थे, और मेरा ख्याल है कि वो बात अब सच होती दिखाई दे रही है। अब क्योंकि इस बात गल बात गई है। हाँ, अब इस बात पर डिस्कशन करना, हाँ, अब इस बात पर डिस्कशन करना मान ही नहीं रहा कि लॉकडाउन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कि अमली तौर पर कई महीना से लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया था। ये शुरू में 2-1 हफ्ते हुआ था, वो भी लोगों ने खुद पाबंदी की थी। हुकूमत खुद कंफ्यूज रही है, वो हर रोज़ लॉकडाउन पे बात करती रही है और जस्टिफिकेशन देती रही है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, ये सॉफ्ट लॉकडाउन होना चाहिए, गरीबों की बात पे करने के लग रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये बात गरीबों वाली बात भी ठीक है, माशी मामलात भी ठीक हैं। सारे लोग ये कह रहे थे कि सारी दुनिया में लॉकडाउन उस वक्त कमी की गई है जब अमवात में कमी आई है या इन्फेक्शन में कमी आई है। पाकिस्तान में जब इन्फेक्शन कम था और अमवात कम थी, उस वक्त लॉकडाउन की तरफ गए, और जब इन्फेक्शन बढ़ा और अमवात में इजाफा ज़्यादा हुआ तो लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया। अभी पाकिस्तान में 14,000 से 16,000 टेस्टिंग होती है। अगर 80,000 से 1 लाख टेस्टिंग हो तो पाकिस्तान में लोगों को पता चल सकता है कि पाकिस्तान के कितने लोग हैं जो कोरोना वायरस जो हैं उससे अफेक्टेड हैं और उनका इलाज होना चाहिए। सबसे ज़रूरी तो ये था कि हमें डॉक्टर जो फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं इस वक्त उनसे पूछना चाहिए था, उनके पास जाना चाहिए था, देखना चाहिए था कि हमारे डॉक्टरों की जब जिस तरह हम बात हो रही है, अगर ये कल डॉक्टर कैटर ही ना कर सके, हमारे अस्पतालों में अब गुंजाइश ही बाकी ना बची, और जिस तेज़ी से अगर हमारी जो पॉपुलेशन है इलाकों में रहती है, अल्लाह अभी तो कह रहे हैं रिसोर्सेज हमारे 22 से 24% इस्तेमाल हुए, बाकी फ्री पड़े। इस तरह फैल गए 22 से 24% हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो भी एंगेज हुए हैं। हमारे अभी तक लोग गए नहीं अस्पतालों में, ना हमारी कैपेसिटी है, ना हमारे पास वेंटिलेटर हैं, हमारे डॉक्टर जो बात कह रहे हैं बार बार, लेकिन डॉक्टरों को किसी ने नहीं सुना। लेकिन सेनेटर साहब वज़ीर आज़म की एक बात में तो क्लैरिटी पहले दिन से है ना, जस्टिफिकेशन में लगी है। वज़ीर आज़म की एक बात में क्लैरिटी तो पहले दिन से है। वो कहते हैं कि मैं लोगों को भूखा मरता नहीं देख सकता। वो कहते हैं कि जिस तरह आज उन्होंने आदाद-ओ-शुमार बयान किए, वो कह रहे 12 से 13 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो उनके घरों में गुर्बत हो सकती थी, फाका हो सकता था, लोग बेरोजगार हो चुके, जो डेली वेजर्स थे जिनको हफ्ते बाद सैलरी मिलती थी, कहते बहुत बुरी तरह से वो लोग मुतासिर हुए थे। कहते वो भी पाकिस्तानी, मुझे उनका भी ख्याल करना था। जिसमें समर साहब ये बात बिल्कुल ठीक है जो वो कह रहे हैं। काश देखें आप, जब रमज़ान का आखिरी अशरा होता है तो सबसे ज़्यादा उस वक्त या लोग मसाजिद में जाते हैं या ख़रीदारी में करना जाते हैं। जो अभी आप देख रहे हैं ना स्पाइक तेज़ी से आगे जा रही है, ये अगर रमज़ान के आखिरी 2-3 हफ्ते ये ना रखते, ईद तक इसे लॉकडाउन उसी तरह रखते, ये चूंकि जो ही उन्होंने खोला है, वज़ीर आज़म साहब ने खोला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कह दिया, हर आदमी मार्केटों में चला गया। फिर इन्होंने कहा कि हम SOP का जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। किसी मार्केट में किसी जगह पर पाकिस्तान में SOP नहीं हो रही, तो ये जिम्मेदारी हुकूमतों की ज़रूर होती है। ये लॉकडाउन ज़रूर नरमी करनी चाहिए था, लेकिन उन दिनों में बचाना चाहिए था। अगर उन दिनों में ये 3 हफ्ते बचा लेते, आखिरी कम से कम 10 दिन भी बचा लेते, तो आज जिस तेज़ी से ये फैल रहा है शायद ना फैलता। लेकिन चूंकि हुकूमत ताकत में ज़्यादा होती है, वो अपनी मर्जी के फैसले करती है, वो किसी से पूछने की पाबंद नहीं है, वो पार्लियामेंट से पूछने की पाबंद नहीं है, वो सूबाई हुकूमतों के पूछने की पाबंद नहीं है। पूछते सूबाई हुकूमतों सर, आज भी सूबाई हुकूमतों के साथ मुशावरत के बाद ये फैसले हुए। अल्लाह ताला हमारे लोगों को महफूज रखे। सूबाई हुकूमतों के साथ मुशावरत के साथ ये फैसले हुए। सूबाई हुकूमत सिंध की हमेशा से पूछ ले, मुझे आज का फैसला नहीं पता, वो हमेशा कहते रहे और ये जस्टिफिकेशन देते रहे कि लॉकडाउन जो है वो ये जरूरी था। फेडरल हुकूमत जब लॉकडाउन खत्म कर देती है तो सूबाई हुकूमतों के लिए क्या चॉइस बचती है? ठीक है, अब सूबाई हुकूमत की अगर बात हुई है, सिंध की बात हो रही है, तो सिंध के वाले से मुतालबे बड़े ज़ोर शोर से जो तहरीक इंसाफ सिंध की क़यादत है वो बार बार कर रही है, मरकज़ से मुतालबे कर रही है, सुप्रीम कोर्ट से मुतालबे कर रही है कि वहाँ मुदाखलत की जाए, हालात बड़े ख़राब हैं। खुर्रम शेर ज़मान साहब ने इसी तरह का एक और मुतालबा किया है, वो क्या है ज़रा सुन लें। हम ये डिमांड कर रहे हैं कि अगर सिंध हुकूमत ने इस लॉकडाउन को बढ़ाने की तरफ गई, भरपूर उसकी मुखालफत करेंगे। और मैं कराची वालों से कहूँगा कि सिंध हुकूमत के खिलाफ सड़कों के ऊपर आना चाहिए। हालात ऐसे हैं सूबे सिंध के, वक्त आ गया कि वफाक को जनाब सूबे सिंध को टेक ओवर कर लेना चाहिए। अगर और इंतजार किया गया तो दिन ब दिन हालात ख़राब होते जाएंगे। तो नफीसा शाह साहिबा, सिंध के हालात इतने अच्छे भी नहीं है जितने आप बयान कर रहे हैं कि खुर्रम शेर ज़मान साहब वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी के रहनुमा हैं वो तो वफाक से सिंध में मुदाखलत करने का मुतालबा कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पे
वो कह रहे हैं मुतमईन नहीं हम सिंध की कारकर्दगी से कोरोना वबा के खिलाफ जो आपके इक़दाम हैं वहाँ पे। शेरू फोर्स है, हमने टाइगर फोर्स तो कोई नहीं देखा, ये शेरू फोर्स उनका है। ये खान साहब ने उधर अपना फेस वहां बिठा दिया है कि सिंध हुकूमत की जो हिकमत अमली है उसको फेल करें, उसको डराएं, उसको धमकाएं, लॉकडाउन के हवाले से ब्लैकमेल करें। तो ये उनकी स्ट्रेटजी है, ये इनके हॉक्स हैं जो एवरी टाइम एंड ये इस किस्म की मीटिंग होने जाती है जिसमें सिंध अपनी बात अगर करना है लॉकडाउन के हवाले से करे तो एक दिन पहले ये शुरू हो जाते हैं। वो तबीब माहिरीन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बाय द वे, वो बिजनेस को उकसाते हैं। तो इस माहौल में सिवाय केओस के और कुछ नहीं हो सकता। खान साहब के पास अपनी स्ट्रेटजी जो इनकी वो ये है कि हमें कोरोना से लड़ना नहीं है, हमें कोरोना से मरना है। तो मैं ये हिकमत अमली क्यों होगी वजीर आजम की, ये हिकमत अमली क्यों होगी मुल्क के वजीर आजम की, ये कैसे हो सकती है? कि अस्पताल क्यों खुले हुए हैं, अस्पताल बंद कर दें, डॉक्टर्स क्यों अपने आप को रिस्क कर रहे हैं, अस्पताल घर बैठ जाए। क्योंकि जो इनकी हर्ड इम्यूनिटी की स्ट्रेटजी है, सिर्फ इनको इस वक्त तक कोरोना के पॉलिसी के हवाले से सिवाय बिजनेसेस को, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, रियल एस्टेट को, ऑफशोर प्रॉपर्टीज को रिलीफ दिया है। गरीबों को कौन सा इन्होंने रिलीफ दिया है? ये कारोबार खोले, दुकानें खोली हफ्ते में 5 दिन, ये गरीबों के लिए, ये गरीबों के रिलीफ के लिए है ना, ये छोटे ताजरों के रिलीफ के लिए तो खोली हफ्ते में 5 दिन दुकानें नफीसा शाह साहिबा। और ये बात कहना कि वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि हमने लड़ना नहीं मरना है, ये मेरे ख्याल से वज़ीर आज़म की हिकमत अमली तो नहीं हो सकती। इस पे आप सियासी नुक्ता हो सकता है। और कौन सी है? वो तो कह रहे हैं भूख से लोगों को नहीं मरने देना हमने, साथ साथ इसके साथ वो कह रहे हैं वायरस तो चल रहा है हमारे साथ, जब तक वैक्सीन नहीं आती 1 साल भी लग सकता है। लॉकडाउन सिंध ने भी नहीं किया, न सिंध प्रपोज कर रहा है। सिंध सेज कि आपने एक दिन भी अज़म का इजहार किया है कि आप कोरोना से लड़ना चाहते हैं। आपने वजीर आजम के मुंह से बात सुनी है कि मैं कोरोना से लड़ना चाहता हूँ। हर दफे मईशत आप उकसा रहे हैं, आप वर्किंग क्लास, भूख से भी तो लड़ना है ना, साथ ताजरों को उकसा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप कोरोना से लड़ें। कोरोना से लड़ने की एक हिकमत अमली है सिर्फ लॉकडाउन, 1000 और है। आपकी कहाँ है हिकमत अमली? क्या आप टेस्टिंग कर रहे हैं? उनसे पूछे, उनको पता ही नहीं है कि 14,000 से भी कम है टेस्टिंग। और ये इनकी खुद समरी, पंजाब की समरी अगर आप देखें तो वो ये कह रहे हैं कि लाहौर में सिर्फ 6,70,000 केसेस हैं, 6,70,000। वो मुश्तबा तौर पर कह रहे हैं, सैंपलिंग उनकी 14,000 4,000 टेस्टिंग कर रहे हैं। दिस इज अ जोक। ना आप टेस्टिंग कर रहे हैं, ना आप अस्पतालों को रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं। अब मुझे बताएं, अब जब वेंटिलेटर्स की डिमांड होगी, आज भी फोन्स आ रहे हैं लाहौर से, इधर से उधर से, कि जगह नहीं है, हॉस्पिटल की कैपेसिटी नहीं है, उसकी क्या हिकमत अमली है इनके कोरोना फोर्स की? बताएं ना। अभी तो वो कह रहे हैं कि एस्टिमेट से 32 से 34% अमवात और जो खुर्रम शेरजवाद साहब ने मुतालबा किया, आपकी तहरीक इंसाफ की सूबाई क़यादत जो मुतालबे कर रही है मुदाखलत का, तीन बातें की हैं जो मैडम नफीसा शाह साहबा ने। देखिए, पहले तो मैं समझता हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल वर्कर हो और जो पॉलिटिकल ग्रूमिंग के ज़रिए इस तरह की ज़बान किसी को शेरू कहना या किस तरह की ज़बान, और फिर मैडम नफीसा शाह से तो मुझे खैर बिल्कुल ही तवक्को नहीं है। और मैं समझता हूँ इस मुल्क में शेरू तो वैसे सर, ये अगर शेरू काबिल एतराज़ लफ्ज़ है तो आपकी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने ये ऑर्डर जारी किया, हुक्मनामा जारी किया है कि जो जवान हैं जो मातहत, उन्हें शेरू के नाम से पुकारा जाए। मैं नहीं, मुझे सर नोटिफिकेशन है। अच्छा, अभी चला देता हूँ, आप बात सुन ले। अगली बात के नाम से पुकारा जाए। देखें, जो स्कूल बंद हैं या जो मजहबी रसूमात बंद हैं, शादी हाल बंद हैं, ये किसी हिकमत अमली के तहत ही हैं। जो असास प्रोग्राम से बेरोजगार डेली वेजर को पैसे दिए जा रहे हैं, ये हिकमत अमली है। और अगर जो रिलीफ दिया जा रहा है, रिफंड लोगों को फास्टली मिलना शुरू हुआ है इन दिनों में, क्राइसिस के दिनों में, ये भी हिकमत अमली है। एग्रीकल्चर पैकेज आया है, ये हिकमत अमली है। SME जो छोटी इंडस्ट्री है उसके ऊपर जो पैकेज आया है, लोगों को 3-3 महीने के लिए जो बिल बिजली का और गैस का डेफरमेंट दिया, ये भी हिकमत अमली है। यही हिकमत अमली हो सकती है। से ये बयान दिलवाना कि वफाक मुदाखलत और अगली बात है। मैं जवाब देता हूँ। पीछे आगे हॉस्पिटल की बात, कोई ऐसा लाहौर में या कोई ऐसा हॉस्पिटल सरकार का नहीं है जिसके ऊपर बोर्ड लगा हो कि यहाँ मरीजों का दाखिला मना है। एक भी ऐसा हॉस्पिटल आप नहीं दिखा सकते, ना ऐसी अल्लाह के फजल से कोई सूरत हाल है। रहेगी बात, आप कह रहे हैं कि वफाक कंट्रोल कर ले। देखिए, वहाँ लोकल लेवल पे दोनों तरफ से जो क़यादत है, सूबाई क़यादतें हैं, वो
गर्मा गर्म बयान दे रही हैं, एक दूसरे पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली नहीं होना चाहिए। अभी बात कर रहे थे ना, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें कहीं गवर्नर राज या टेक ओवर का या कोई ऐसा हिकमत अमली नहीं है। आज भी चीफ मिनिस्टर सिंध, चीफ सेक्रेटरी अपनी टीम के साथ मीटिंग में मौजूद थे और सब के इमरान इस्माइल साहब भी आज आए हुए थे बाय द वे खान साहब से मुलाकात करने के लिए। तो वो गवर्नर है ना, गवर्नर टीम का हिस्सा होते हैं, गवर्नर वफाक का नुमाइंदा होता है, गवर्नर ने वफाक को अपडेट देनी होती है, कोई लहजान होता है ना वफाक का और सूबे का। जो आप बात कर रहे थे ना कि मुशावरत से फैसले होते हैं, इसमें एक सिर्फ हिज़्ब इक़्तिदार की पार्टी ने नहीं लड़ना होता, बल्कि हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टी मिल के सब ने। तो वहाँ से खुर्रम शेर ज़मान साहब ये कह रहे हैं कि अगर ये लॉकडाउन में नरमी नहीं करते तो फिर हम पब्लिक को लेकर सड़कों पे आ जाएंगे इनके खिलाफ। देखिए वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू, मैं उनकी जगह पे बयान नहीं देता, मुझे नहीं पता। में बैठी है मेरी बात सुन, मेरी बात पॉलिसी उनका सूबाई वहाँ इस वक्त देखें, जब आप सूबे की खुद मुख्तारी की बात करते हैं सही गवर्नमेंट लेवल पे, तो फिर सूबाई हुकूमती पार्टी हो या कोई पार्टी हो जो उसकी सूबाई क़यादत होती है, उसकी भी थोड़ी बहुत खुद मुख्तारी होती है। ठीक है। और वो उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी देख के अपनी वहां की असेंबली के मुताबिक, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक वो स्टेटमेंट देते हैं। सियासी बयान कुछ होने वाला नहीं है। मैं उनको भी सूबाई खुद मुख्तारी की मैं बात कर रहा हूँ। चले ठीक है, पार्टी की भी सूबाई खुद मुख्तारी चले होती है। सूबाई क़यादतों का मौक़िफ़ और होता है। फेडरल में जब आप बैठे हो, जब आपने कंसेंसस डेवलप करना हो, वहां और चीजें होती हैं। आप कुछ ऐड करना चाह रहे, क्विकली ऐड कर ले, मैंने फिर ब्रेक पे जाना है। जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? मुझे कहा आपने? जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? अब मैं कह रहा था कि चांद साहब से एक रिक्वेस्ट करना, मैं ये कह रहा था चांद साहब से, आप बाहर ब्रेक से आते तो मैं डिटेल बात करूंगा, पर मैं इतना कह देता हूं कि चांद साहब से एक रिक्वेस्ट ये करनी है कि ये हमारे खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा अस्पताल है, टीचिंग अस्पताल है, अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स, उन्होंने 2 दिन से वहाँ किट्स खत्म हो गई हैं, कोरोना की टेस्ट नहीं हो रहा, वहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो इस मर्ज का शिकार हो गए हैं। तो उन्हें कहें कि पाकिस्तान के बहुत सारे जहाँ इलाके हैं, मेहरबानी करके खैबर पख्तूनख्वा की तरफ भी तवज्जो दें, और खैबर स्पेशली जो अयूब टीचिंग अस्पताल है वो कोई हमारा 30-35 लाख लोग हैं, ये 5-6 डिस्ट्रिक्ट के, और वहाँ ज़्यादा लोग जाते हैं टेस्टिंग के लिए, वहाँ भी तवज्जो दें कि वहाँ टेस्टिंग हो रही नहीं। और पाकिस्तान में इस वक्त 14-15 हज़ार टेस्टिंग है। इन्होंने शुरू में कहा था कि टेस्टिंग हम 40-45 हज़ार लेके जाएंगे और 85 से 90 हज़ार लेके जाएंगे। अगर यही टेस्टिंग का ये हाल रहा तो ये तो पिछले अगले 6 या 8 महीने में सिर्फ हम अपने लोगों की टेस्टिंग भी नहीं कर सकेंगे। वो तो फिर अगर अल्लाह ना करे अगर हम कहीं फंस गए, बहुत ज़्यादा हमें क्राइसिस में चले गए, तो फिर हमारी इकानमी का क्या स्रोत? तो यहाँ भी सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, तो अस्पताल की जो कैपेसिटी बढ़ाने की थी वो रुक गए। यहाँ पे भी फिर मतलब है, आप कह रहे हैं कि जो शक का इजहार करें कि चांद साहब वाली शुरू वाली बात ठीक थी कि केसेस ज्यादा हैं, हुकूमत कम टेस्टिंग करके दस्ती नहीं पाई। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मियां नवाज शरीफ के मामले पे बात होगी। हुकूमत की तरफ से आज फवाद चौधरी साहब ने वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखा है और उस खत में उन्होंने मुतालबा किया है कि तहकीकात करवाई जाए वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की उन रिपोर्ट्स की जिनके बुनियाद पे वो मुल्क से बाहर गए इलाज के लिए। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। अब बात हो जाए फवाद चौधरी के उस खत की जिसमें उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुतालबा किया है कि मियां नवाज शरीफ की उन मेडिकल रिपोर्ट्स की तहकीकात करवाई जाए कि वो मेडिकल रिपोर्ट्स कहीं जाली तो नहीं थी, कहीं बनवाई तो नहीं गई थी मैनेज करके, कि जिनकी बुनियाद पे वो मुल्क से बाहर गए। फवाद चौधरी साहब खत में ये लिखते हैं कि मियां नवाज शरीफ की जो तस्वीर सामने आई है उसमें वो बड़े सेहतमंद नजर आए हैं, और उन्होंने ये भी शुबा जाहिर किया है कि बरतानिया में मियां नवाज शरीफ बरतानी हुकाम से अपनी रिपोर्ट्स शेयर नहीं कर रहे ताकि कहीं हकीकत सामने ना आ जाए कि वो तो बिल्कुल सेहतमंद है। अब तहकीकात की जब वो बात कर रहे हैं तो वो किसके खिलाफ तहकीकात की बात कर रहे हैं? चूँकि जब मियां नवाज शरीफ की एलिमेंट का मामला सामने आया था, जब उनके कम हो रहे थे प्लेटलेट्स, तो उस वक्त खुद पंजाब की हुकूमत के लोग या फिर हुकूमत में वफाकी हुकूमत के लोग उस वक्त ये बात कर रहे थे कि वाकई में मियां नवाज शरीफ शदीद अलील हैं। तो फिर ये तहकीकात किसके खिलाफ होंगी? तो मैं आपको उस वक्त के ज़रा कुछ शॉर्ट्स आपके सामने रखता हूँ, कुछ बयानात आपके सामने रखता हूँ कि क्या बयानात हुकूमत पे बैठे लोगों की तरफ से आए थे। ज़रा सुने जी। बीमारी का नाम एक्यूट ITP है। उस दिन उनको एक माइनर हार्ट अटैक हुआ। The board agrees that he may be allowed shifting abroad to a center of excellence of his choice
ऑन हिज ओन रिस्क। डॉक्टर्स रिस्क लेने को तैयार नहीं। आज उनका नाम जो है ECL से जो है वो निकाल दिया जाएगा। 85 to 90% वो हमायत में थे। बड़ी क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन है, वो हमारी कैबिनेट करती है जो आज तक कभी हुआ नहीं पाकिस्तान। 85 to 90% लोग हिमायत में थे उनके बाहर जाने के वाले से। क्या कहेंगी नफीसा शाह साहिबा, ये जो मामला है मियां नवाज शरीफ का, फवाद चौधरी ने खत लिख दिया है, ये ठीक बात है? वाकई में इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि जो शक का इज़हार किया जा रहा है कि वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है मियां साहब वहाँ पे, लेकिन रिपोर्ट्स में बताया गया कि वो बहुत ज़्यादा शदीद दलील है। देखिए ज़रूर करें, लेकिन अपने आप के खिलाफ ही इनकी इंक्वायरी होगी। वही शुगर रिपोर्ट के हवाले से जैसे वो रिपोर्ट कहती थी और इनके अपने खिलाफ सारा चीज़ आ गया है, अब तो इसको कवर अप कर रहे हैं। तो अगर तहकीक होनी चाहिए तो फिर खान साहब ने फैसले जिस बुनियाद पर किए हैं उसके ऊपर भी आप तहकीक करें। उनको कैसे जाने दिया? क्यों अगर इनको शक है कि वो बीमार नहीं है, जो कि वो बीमार हैं, अगर इनको ये है कि इसको किसने जाने दिया, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नाम बाहर कैसे आया, कैसे गए, रिपोर्ट्स कैसे आई, तो सारा चीज़ तो अपने आप पर इनके इर्द गिर्द चलेगी। और इसी तरीके से एक और भी तफ्तीश होनी चाहिए वज़ीर आज़म के खिलाफ कि शुगर रिपोर्ट में कैसे कवर अप कर रहे हैं, आटा और IPPs की रिपोर्ट में कैसे कवर अप कर रहे हैं। तो आटा 6 रुपए मजीद महंगा हो गया बाय द वे। इनके ऊपर एक तहकीक होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज जो कंटेंट इन रिपोर्ट्स में आई हुई है उसकी बिल्कुल बरक्स से बातें कर रहे हैं। ठीक है, चले आपको एतमाद होना चाहिए कि पहले इतनी रिपोर्ट्स हुकूमत ने अपने खिलाफ अगर तहकीकात कर ली है तो ये भी शायद तहकीकात कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला नहीं है। सही है, जो साउथ कोरियन मॉडल है, खान साहब जो है रिजाइन करें, इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद वापस आ जाए। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, ये जो मामला है मियां नवाज शरीफ के बाहर जाने का, उसमें अब एक तरफ तो हुकूमत में बैठे वजीर तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं, गो के उस वक्त फिर 2 साल से कवान साहब अगर बिल्कुल 85 से 90% लोग इस हिमायत में थे कि जाने दिया जाए, उन्होंने साथ में काबीना के अंदर हिमायत की थी। लेकिन अब आपकी अपनी पार्टी के अंदर जो लोग बैठे हैं वो बयानात दे रहे हैं। साद रफीक साहब कह रहे हैं कि हम तो इस चीज़ के मुखालिफ थे कि मियां साहब को पहले मुल्क के अंदर आना ही नहीं चाहिए था। जरा वो बयान भी मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, सुनाएं जरा। बाद लोग कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हुए, उनको बुलाओ वापस। मैं तो इस बात के खिलाफ हूँ, मैं आना ही नहीं चाहिए था पाकिस्तान वापस। मैंने तो कहा था मियां साहब से इस्तदा की थी, मत आए वापस आप, कोई जरूरत नहीं है। सारी दुनिया को नजर आ रहा है कि आपको टारगेट किया गया, तो जरूर आके जो एक आपके साथ जुल्म किया गया, आपने इसका निशाना बनना। वो बहादुर आदमी है, वो आ गए, उनकी साहबजादी भी आ गई। मैं वो भी कहता था इनको भी अब वापस लेके ना आए। अभी क्या आदतें मुल्क से बाहर बैठती हैं, जला वतनियाँ होती हैं और बैठ के बाहर से तहरीकों की क्या आदतें करती हैं, ये दुनिया की तारीख उठा लें, ऐसा ही हुआ है। सर साद रफीक साहब कह रहे हैं कि उन्हें वापस नहीं आना चाहिए, यानी कि वो सेहतमंद है फिर भी वापस ना आए। नहीं, आप ज़रा बात सुन ले। आज तो जो फवाद साहब ने लेटर लिखा है, इनफैक्ट उन्होंने आज अपनी हुकूमत और कैबिनेट के ऊपर जो अदम एतमाद का इजहार किया है, उन्होंने आज क्या कहा है फवाद साहब ने? उन्होंने कहा है कि जो हुकूमत कहती रही है, जो मुल्क का वज़ीर आज़म कह रहा है, जो मुल्क के वज़ीर कहते रहे, जो उनके सूबे के वज़ीर कहते रहे, सूबे का चीफ मिनिस्टर कह रहा है, वो सारे झूठ कहते रहे और वो सारे ये रिपोर्टें जाली बनाते रहे। क्योंकि रिपोर्टें मैंने या नफीसा शाह साहब ने या हमारी उस वक्त कहीं हुकूमत नहीं थी, रिपोर्टें हमने नहीं बनाई थी। ये रिपोर्टें सारी बनाई अगर हमें बताई गई थी तो उस वक्त की सूबाई हुकूमत जो थी, आज भी चंद साहब की उस वक्त भी सूबाई हुकूमत थी, या जो आपको वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर थी, वो बार बार आती थी और वो हमें बताती थी कि ये पोजीशन है, ये अस्पताल उनके अंदर थे, मरकजी हुकूमत के पास गया है ये मामला, कैबिनेट में डिस्कशन हुआ है। इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं अपने डॉक्टर शौकत खानम से मंगवाऊंगा, उन्होंने शौकत खानम से डॉक्टर मंगवाए हैं। फिर इमरान खान साहब ने कहा है कि वो डॉक्टर कहते हैं कि उनकी हालत बड़ी सीरियस है। जो सवाल आपने किया उसका जवाब नहीं देंगे। आज ये गुस्सा जो निकाल रहे हैं वो हमारे खिलाफ नहीं निकाल रहे, वो ये निकाल रहे अब्बासी साहब ये झूठ ये बोला है। अगर झूठ की बहस का एक पहलू हो गया ना अब्बासी साहब, ये बहस का एक पहलू हो गया। शर्म की बात है कि एक वजीर उठ के अपने लोगों पर इल्जाम लगा रहा हो। अब्बासी साहब, मैं फवाद वाली बात का मैं जवाब दूंगा, मैं देता हूं जवाब, लेकिन जो ख्वाजा साद रफीक वाला सवाल समर साहब ने किया उसका जवाब आपने नहीं दिया। दूसरा पहलू है कि आपको वापस मियां साहब को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, उसका जवाब आपने, उसका जवाब नहीं, वो अभी उन्होंने कहा अभी नहीं आना चाहिए। वो साद रफीक साहब ने मैं अब सुन ले, साद रफीक साहब देखें, मियां नवाज शरीफ साहब जिस वक्त पिछली दफ़ा उनके खिलाफ फैसला आया वो बाहर थे,
उस वक्त उनकी बेगम साहिबा की तबीयत इंतहाई शदीद अलील थी, उसके बावजूद भी वो वापस आए। उन्हें पता था कि मैंने जेल में जाना है। अभी भी इंशाअल्लाह जो ही उनका इलाज मुकम्मल होगा वो इलाज कराने के बाद आएंगे। ख्वाजा साहब ने कहा पाकिस्तान में इंसाफ की बात नहीं है, हुकूमत जाली केसेस बना रही है। उस वक्त मुल्क में संसद की हुकूमत नहीं थी सर। अब एक रिपोर्ट बनाई गई है, एक रिपोर्ट के नीचे में उनको भेजा गया है। आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं, आप ये इल्जाम लगा, अगर हुकूमत आज ये इल्जाम लगा रही है। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, जब पिछली मरतबा मियां साहब मुल्क वापस आए थे, उस वक्त मुल्क में तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं थी। एक तो जावेद अब्बासी साहब से जो आपने सवाल किया उसका जवाब कभी भी नहीं देंगे। मेरी बात सुन लें, आप मेरी बात सुन लें। वो इसलिए मियां साहब, एक तो उनको निगरान दौर में उस वक्त सजा हुई थी, पीटीआई की हुकूमत नहीं थी। नंबर 2, आप वो अपील करने के लिए लाजमी वापस आना होता है, वरना एपलेंट कोर्ट में अपील नहीं हो सकती अगर मुजरम खुद हाजिर ना हो। नंबर 2। नंबर 3, जो उन्होंने फवाद चौधरी की बात की है उस पर मैं इसलिए कमेंट नहीं करना चाहता कि सूबाई हुकूमत का एक मेडिकल बोर्ड था, उनकी रिपोर्ट्स थी। हम सूबाई खुद मुख्तारी पे यकीन रखने वाले, जिनके आप तर्जुमान हैं, वज़ीर आज़म, मैं कहता हूँ ये सूबाई हुकूमत की रिपोर्ट्स थी, वो कैबिनेट में आई। अब मैं इधर बैठ के ये कहूँ कि मुझे उस रिपोर्ट पे आज यकीन नहीं है, तो मैं इस पे इंक्वायरी का मुतालबा एक और चीज़ है। लेकिन मैं इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं उस रिपोर्ट को ये कहूँ कि जेली है या गलत है। ये तारीख साबित करेगी और मियां साहब को तारीख पे ही छोड़ देंगे इसको, तहकीकात होनी चाहिए। फवाद चौधरी साहब तो नहीं, तहकीकात मैं नहीं समझता कोई तहकीकात की ज़रूरत है इस वक्त। लेकिन मियां साहब अगर पॉलिटिकली जो फैसला है, मियां साहब अल्लाह उनको सेहत दे, अगर सेहतमंद है तो मेरा ख्याल है उनको वापस आके, मुल्क क्राइसिस में है, कोरोना का क्राइसिस है, उनकी अपनी पार्टी क्राइसिस में है, अवाम देखिए जो लीडर होता है ना उसको अवाम की जरूरत होती है। लीडर सिर्फ इक़्तिदार के लिए नहीं होता। इसलिए तो नहीं कर रहे कि आपके अपने बंदे रगड़े में आ जाएंगे। ज़ाहिर है यास्मीन राशिद साहब वहाँ थी, बाकी लोग आ जाएंगे। मैं तो एज ए पोलिटिकल वर्कर सूबाई मामलात में मदाखलत का आदी नहीं हूँ। अगर पंजाब हुकूमत की आपकी वहाँ पे किसी और की हो, अगर मैं सिंध के लिए ये मौक़िफ़ रख सकता हूँ तो पंजाब के लिए भी वही मौक़िफ़। वैसे पंजाब से जब उनकी जमानत मुस्तरद हो गई थी, अब ये तो जावेद अब्बासी, उन्होंने सेंटर को लेटर लिखा था। जावेद अब्बासी साहब को साबित करना चाहिए कि हम बीमार थे या नहीं थे और अब हम सेहतमंद हो चुके हैं या नहीं हो चुके। सर अब जस्टिफिकेशन आपसे भी हो रही है जी। बहरहाल पंजाब ने बॉल आपकी कोर्ट में भेज दी है, वफाक को भेज दिया था, खत लिख दिया था जब उन्होंने जमानत रिपोर्ट भेजी थी। मैं कैबिनेट के अंदर बैठा हुआ था, मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ। जब जमानत मियां साहब की मुस्तरद कर दी थी रिसेंटली, तो उन्होंने अगर फवाद साहब ने ये लेटर लिखा है तो ये यकीनन कैबिनेट में डिस्कस होगा लेटर। ये जब कैबिनेट में या किसी फोरम पे इसकी डिस्कशन होगी तो फिर मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। इस वक्त विदाउट मतलब पहले डिस्कशन आपसे भी मेरा सवाल वही है, जो गुफ्तगू का दूसरा पहलू जो आप जावेद भाई साहब जिस सवाल का जवाब मांग रहे थे, मेरा वही सवाल आपसे है। अब जाने वाली बहस को चले आप कहते हैं कि छोड़ देते, हकीकत नहीं होनी चाहिए। अब आने वाली बहस है ना कि वापस लाना है, उन्होंने वापस आना है या लेके आना है, जो भी है आपका भी तो रोल है ना वापस लेके आना। अगर आप कह रहे हैं कि ठीक है, हम बुजुर्ग से, अगर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि वो ठीक है, सेहतमंद हो चुके हैं, वापस आना आपकी जिम्मेदारी है ना सर। देखिए आम शहरी में और पॉलिटिकल लीडर में, पार्टी के लीडर में फ़र्क है। आम शहरी को तो आप पकड़ के भी ला सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर पे इखलाकी पाबंदी बहुत ज़्यादा होती है। सियासत की बुनियाद ही मॉरल अथॉरिटी पे होती है। मेरा नहीं ख्याल कि मियां साहब अगर सेहतमंद हुए तो उनको कोई बुलाने की भी ज़रूरत हुकूमत को पड़नी चाहिए। उनको खुद आना चाहिए दौड़ के, और उनको हुकूमत को कहना चाहिए कि मेरा नाम ECL से निकालो, अगर फ्लाइट्स आपने बंद की हुई हैं तो फ्लाइट्स खोलो, मैं आना चाहता हूँ। पॉलिटिकल लोगों की हाई मॉरल ग्राउंड पे होती है। पॉलिटिकल लोगों को आपने समन पे छोड़ दिया आपने कि वो खुद अगर देखिए अगर ये डिस्कस होगा, लेकिन एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं कहता हूँ अगर पार्टी की लीडरशिप आपने करनी है, इस मुल्क का वज़ारत-ए-उज़्मा इंजाय आपने करनी है, आप समझते हैं कि इस मुल्क की आपको ज़रूरत है, आपकी पार्टी है, आपकी फैमिली है, तो फिर मियां साहब को अकेले नहीं, दूसरे जो 6 मफरूर हैं उनको भी वापस आना चाहिए। कल काबीना का इजलास भी है, वहाँ पे कोई डिस्कशन वगैरह इस पे मेरे ख्याल से गालिबन होने ये कल होगी तो मैं आपको बताऊंगा मफरूजों पे क्या बहस करनी होती है। लेकिन ये बड़ा वाज़ेह है कि आपने नहीं लेके आना, खुद आ जाए तो आ जाए। नहीं, ये मैं कल बहस होगी तो आपको नहीं, वैसे जो भी आपने एक प्रिंसिपल नहीं, मैं अभी मैं कहता हूँ मैं हाई मॉरल ग्राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, हाई मॉरल ग्राउंड की बात कर रहा हूँ। अगर गुलाम रसूल वल्द फतेह मोहम्मद हो, उसके लिए समन होता है, उसके लिए बेचारे के लिए छोटे से मुकदमे में। इस मुल्क में 2 कानून, अगर रूल ऑफ लॉ की तरफ आपने जाना है तो फिर तो मियां साहब को वापस बुलाना चाहिए। सही। और अगर मियां साहब खुद उनके ऊपर जो बाइंडिंग है, जो उनकी पार्टी के ऊपर बाइंडिंग है, उनके नुमाइंदों के ऊपर उनकी अपनी, वो उनको खुद भी वापस अल्लाह उनको सेहत दे तो हाई मॉरल ग्राउंड की बात हो रही है कि हाई मॉरल ग्राउंड लें और वापस आए मुल्क में। यहाँ से आप वज़ीर-ए-आज़म इलेक्ट हुए, सारे मामला गवर्नमेंट कर रही है, हम अब नहीं लेके आएंगे, आप पे छोड़ते मामला, आप खुद आए। आजमाइश में डाल दिया आपको बाय द वे। देखिए मैं फिर उस बात पर करूंगा कि मियां साहब वैसे नहीं गए थे,
उनकी मेडिकल हिस्ट्री बड़ी ख़राब थी, तबीयत बड़ी ख़राब थी। इन्होंने खुद कहा है कि उन्हें बड़ा सीरियस था। वो जूँ ही गए, उन्होंने अपने प्रोसीजर और टेस्ट कराए। वहाँ आपको पता है कि सारी दुनिया में कोरोना आया, सबसे ज़्यादा मुतासर इंग्लैंड में भी हुआ है। सारे अस्पतालों में कोई इलाज उस वक्त मुमकिन नहीं था। वो इंशाल्लाह जल्दी अपना प्रोसीजर करके पाकिस्तान में ज़रूर वापस आएंगे। 6 माह से कोई इलाज नहीं हुआ, 6 माह से कोई ट्रीटमेंट नहीं हुई। पाकिस्तान में हमने रहना है, डॉक्टर सियासत करना है। वापस आके जो उनके जाती मौलेज हैं, ये लोग शहबाज शरीफ साहब के मुतल्लिक भी ऐसी बातें किया करते थे। देखे वो पहले उनके टेस्ट होते रहे, उनके डॉक्टर आते रहे, ये टेस्ट होने के बाद ये प्रोसीजर होना था। लेकिन चूंकि अस्पताल के अंदर आज सारी दुनिया में, कहाँ पाकिस्तान में भी और दुनिया पूरी में कोई ऐसी हालत थी कि अस्पताल में कोई जाके एडमिट होता। अब वहाँ हालात नॉर्मल होने आ रहे हैं, उनका इलाज शुरू होगा। इंशाल्लाह इलाज कराने के बाद जरूर पाकिस्तान वापस आएंगे। ठीक है। और जहाँ इन केसेज, ये जाली केस है, इनके खिलाफ मियाँ साहब के खास कोई केस नहीं है। ये अदालतों ने आपने देख लिया, और इंशाल्लाह हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत हम साबित करेंगे कि हमारे खिलाफ एक जमात ने जाती अनाज की खातर केसेस बनाए जिनमें कोई ताकत नहीं है। ये सिर्फ एलिगेशन थे, सियासी स्कोर बराबर करने के लिए केस बनाए गए थे जिनके कोई जान नहीं है। और इंशाल्लाह इनका मुकाबला करेंगे अदालत में। चले मुझे मियां साहब लंदन में बैठ के वोट को इज्जत दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? ये जावेद बाजी साहब से मेरा सवाल है। उसी तरीके से जैसे आप नथिया गली में बैठे हुए हैं, उसी तरीके से आप उसको इज्जत दे रहे हैं। अब लंदन का मुकाबला नथिया गली आ गया साहब। इंशाल्लाह सारी जमात मौजूद है, मियाँ साहब भी आएंगे इंशाल्लाह। सियासी मैदान लगने दें इंशाल्लाह। अभी आए, हम भी आए इंशाल्लाह। मुकाबले की कोई भागने वाला नहीं है, ठीक है, पता लगेगा इंशाल्लाह। लेकिन जल्दी आएंगे। सेहत के ऊपर और इलाज के ऊपर किसी में मेरा ख्याल है कि हुकूमत को सियासत नहीं करनी चाहिए। बहुत ही ज्यादा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अपोजिशन की और हज़्ब इक़्तिदार की सेहत में फर्क होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं होता। जिसकी भी, अगर आपका भी कोई बीमार हो, इमरान खान साहब गिरे थे, इमरान खान साहब अस्पताल में थे, मुझे सिर्फ ये बता दें अपोजिशन और हुकूमत की सेहत में फर्क होता है। वो हुआ था तो ऐसा वो सियासत नहीं थी। सही है। चले अब मुझे एक तो फवाद चौधरी से पूछें। बहरहाल नफीसा शाह साहबा की तरफ पे आना है दोबारा ब्रेक के बाद। नाजरीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी जो की गई है, अब जो कमी की गई है वो क्या है, और असल जो कीमत बनती है वो कितनी है, उस पर हुकूमत कितना ज़्यादा टैक्स वसूल कर रही है, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक द शो। नाजरीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बारे से बात कर ली जाए। अब कीमतें कम तो हुई हैं, लेकिन मुल्क के कई शहरों में पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई है, और कई जगहों पे ऐसे भी मामलात हैं कि 140 रुपये तक भी पेट्रोल फ़रोख्त हो रहा है शॉर्टेज की वजह से। जनूबी पंजाब में कई शहरों में पेट्रोल शॉर्ट है, सिंध के अंदर कई जगह पेट्रोल शॉर्ट है। हमारे कैमरामैन बता रहे थे अभी हमारे कि पिंडी के अंदर भी कई पेट्रोल पंप से पेट्रोल मुयसर नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने आपके सामने रखी थी वो थे जो पेट्रोल की कीमत जो हुकूमत को जिस पे पड़ता है और हुकूमत आगे आवाम को जिस कीमत पे दे रही है। अब यहाँ जताया तो गया एहसान कि हमने कीमतें कम कर दी हैं 7 रुपये। सिर्फ अगर पेट्रोल की बात कर लूँ नाजरीन, तो आप सामने देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि हुकूमत को जो पेट्रोल पड़ता है वो अगर वो तकरीबन 23 रुपये 99 पैसे का पड़ जाता है। उस पर फिर IFEM और जो सब टोटल हम इस पर लगा लें, टोटल तमाम चीज़ें जो जिस पर सरकार को पड़ रहा है वो है जी 27 रुपये 18 पैसे का पड़ रहा है हुकूमत को। आगे फिर इस पर लग जाते हैं जी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का जो मार्जिन है 2 रुपये 81 पैसे, और डीलर्स का जो कमीशन है 3 रुपये 70 पैसे। तो ये जाके हुकूमत को पेट्रोल जो पड़ जाता है 33 रुपये 69 पैसे का। 33 रुपये 69 पैसे का पेट्रोल की एक्चुअल प्राइस इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है। उस पर जो पेट्रोलियम लेवी हुकूमत ने लगा रखी है वो है 30 रुपये, यानी 33 रुपये 69 पैसे का पेट्रोल की कीमत है, 30 रुपये उस पर आगे पेट्रोलियम लेवी लगा दी गई है, तकरीबन डबल। और फिर जो GST हुकूमत ने 17% कर दिया था वो हिसाब से बनता है 10 रुपये 83 पैसे, यानी कि 33 रुपये 69 पैसे पेट्रोल की कीमत, और 40 रुपये जो है वो उसके ऊपर 40 रुपये और 83 पैसे से ऊपर टैक्सेस हुकूमत ले रही है। चले GST तो लें, लेकिन पेट्रोलियम लेवी बहुत ज़्यादा। अगर खान साहब को इतनी गरीबों की फिक्र है चांद साहब, तो पेट्रोलियम लेवी तो कम करवाए ना। देखें आप क्राइसिस में ईमानदारी की बात आपको मैं बताऊं, मैं तो अगर मेरे से राय लेते ना तो मैं तो कहता पेट्रोल सस्ती न करे। खान साहब ने बहुत बड़ा दिल गुर्दे का काम दिखाया क्राइसिस के दिनों में, पेट्रोल और डीजल सस्ता किया। क्योंकि पेट्रोल डीजल सस्ता करने से माए सवाए काश्तकार के बाकी लोगों ने कोई चीज़ें सस्ती नहीं की अभी तक। इतना बड़ा रिलीफ दिया है। और जो टैक्स की आप बात कर रहे हैं,
नून लीग के दौर में 58% था, 58% टैक्स था। वो पेट्रोलियम लेवी थी 55 आपके दौर में भी कितने है? 55 नहीं, कम है, जरा हिसाब लगा 55 आपके कम लगा ले, 40% है, 40 से भी नीचे है। आपने खुद भी 40% कहा है सर। 72 पे अगर आप टैक्स आप चेक करवा लें, मेरे ख्याल है 55 नून लीग के दौर से कम है, बहुत कम है टैक्स कीमत। आप नून लीग के दौर से टैक्स कम है, मैं कैटेगरी कह रहा हूं। 74 रुपए कीमत है और 40 मुझे नहीं पता कीमत कम है, टैक्स की बात कर रहा हूं। जो आप साबिका हुकूमत से मुवाजना कर ले, उस हुकूमत से टैक्स कम है, एक बात। दूसरा 40 मैं कहता हूं इस वक्त क्राइसिस के दिनों में जब मुल्क में कारोबार बंद है, अवाम हुकूमत ने रिलीफ देने की कोशिश की है आम आदमी को। 55% टैक्स है सर, कैलकुलेशन यही बता रही है। नहीं तो आपके ख्याल में टैक्स नहीं लेना चाहिए हुकूमत को? नहीं, टैक्स जीएसटी ले, जीएसटी लेना 17% जीएसटी वो लेना, पेट्रोलियम लेवी। हुकूमत को दिया मीर भाषा डैम नहीं बनाना चाहिए, हुकूमत को ये मोटरवे नहीं बनानी चाहिए, हुकूमत को गली नाली नहीं बनानी चाहिए, हुकूमत को 12-12 हज़ार रुपया गरीबों को नहीं देना चाहिए। 18 रुपए लगाई थी पेट्रोलियम लेवी 1 लीटर पे, उस वक्त असद उमर साहब ने कराची में प्रोटेस्ट करवाए थे। गंदम का टारगेट डबल अचीव नहीं करना चाहिए, सस्ती गंदम खरीद के, और जीबी गिलगित बल्तिस्तान आटा 6 रुपए महंगा हो गया आपके पंजाब के अंदर साहब। देखिए ये हुकूमत पैसा टैक्स लगाएगी तो ये पैसा खर्च करेगी। कमाल लाजिक है, आप कहते हैं टैक्स नहीं लगाना चाहिए। 18 रुपए पेट्रोलियम लेवी थी, असद उमर साहब ने कराची में प्रोटेस्ट डलवाते हैं तो टैक्स देते हैं, वरना नहीं देते। कराची में प्रोटेस्ट करवाया था 18 रुपए पेट्रोलियम लेवी पे, वरना इनके टैक्स की 30 रुपए लेवी कम हो जाती है। ये जो 30 रुपए लेवी आप ले रहे हैं। नफीसा शाह साहिबा क्या कहेंगी आप? ये जो समर साहब एक लाइन कहने इन्होंने 3 दफा इन्होंने हाई मॉरल ग्राउंड, इनका हाई मॉरल ग्राउंड कहां गया जब उन्होंने कहा हम कर्जे नहीं लेंगे, कर्जे लिए। जब उन्होंने कहा हम महंगाई नहीं करेंगे, महंगाई की। फिर उन्होंने बार बार असद उमर का क्या हाई मॉरल ग्राउंड, कंटेनर वाले प्राइम मिनिस्टर का हाई मॉरल ग्राउंड कहां गया जो उन्होंने कहा कि महंगाई उस वक्त होती है जब हुक्मरान करप्ट होते हैं। सबसे ज्यादा करप्ट टोला इस वक्त बैठा हुआ है, टोटली इमोरल, कि कोरोना के जमाने में जहां आप हमदर्दी दिखाते हैं वर्किंग क्लास की, वहां आप ट्रांसफर नहीं कर रहे पैसे। और अगर आपको टैक्स लगाना है तो डिविजिबल पूल वाला टैक्स लगाएं कि सूबे जाकर तालीम और सेहत पर खर्च करें। ये तो आप सूबों को डिप्राइव कर रहे हैं। रिलेटिव टर्म्स में इट इज इवन हायर देन PMLN टाइम्स, क्योंकि उसका टोटल कॉस्ट जो था वो ज्यादा था। ठीक, जावेद भाई साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? देखिए मैं कहता हूं कि ये गरीबों की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा गरीबों की बात करते हैं। आज इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज़्यादा जो सस्ता हुआ है, तेल सस्ता हुआ है। अब ये चाहिए था कि ये टैक्सेस कम करते, और ये जब तेल की जो कम की थी कीमतें, उससे पाकिस्तान में सुबह को कहते हैं कि बाकी चीज़ों की कीमतें भी कम करवाएं। लेकिन 3 बड़े क्राइसिस हुकूमत ने जो डाके डाले, पहले दवाइयों की कीमतों में, फिर चीनी का इशू, फिर आटे का इशू, इसमें अरबों रुपया लोगों का लूटा गया है और कोई पूछने वाला नहीं है। इतना तो किसी एक हुकूमत में भी इतना आवाम के ऊपर डाका नहीं डाला जितना ये 3 डाके डाले गए। और अब ये जो लेवीज इतना बड़ा 55 रुपया जो है ये पेट्रोलियम लेवी ले रहे हैं, ये आप आज हुकूमत को देते हैं, गरीबों की बात करते। आज गरीब कहते कि हमें कोई चीज ट्रांसफर हुई है। आज महंगाई तूफान है पाकिस्तान में, जितनी आज महंगाई है कभी भी नहीं थी। तो बात सिर्फ गरीबों की हिसाब से करते हैं कि लॉकडाउन खत्म करें, गरीबों के लिए हम कुछ कर रहे हैं। जो आप करना चाहते थे गरीबों के लिए, मेहरबानी करके वो करें। और ये मैं एक सवाल करूंगा, कहें कि मेहरबानी करके इन 3 डाकों में जो अरबों रुपया का कमाया गया है वो पैसा वापस करके लोगों पे खर्च करें। इंटरनेशनल मार्केट में अब्बास साहब पूरी दुनिया की तारीख में कहीं बता दें कौम क्राइसिस में हो और अपोजिशन लीडर या उसके रिश्तेदार मफरूर हो के दयारे गैर में VIP जगह पे रैश पजीर हो। इंटरनेशनल मार्केट में पूरी दुनिया मुझे कई मिसाल बता दे मौजूद है। आपका तो हक ही नहीं बनता टीवी पे आना सर जब तक। लेकिन अपोजिशन लीडर भी नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ साहब के लीडर पार्टी के सरबराह वो है ना, रोज मैं नहीं मानता इनकी बात। ये कह दे कि मियां साहब इनकी पार्टी के सरबराह नहीं है, नवाज शरीफ नहीं है सरबराह, पूछ ले सर। वो मैं माजरत कर लूंगा, आपने अपोजिशन लीडर जवेद अब्बासी से पूछ ले। नवाज शरीफ साहब इस वक्त सदर जो है वो शहबाज शरीफ साहब है, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। यानी कि आप मियां नवाज शरीफ को नहीं मानते, आप सेशन करेंगे, आप मियां नवाज शरीफ को सरपरस्त नहीं मानते, खड़े होंगे और जहां एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करेंगे। मियां नवाज शरीफ को आप सरपरस्त मुस्लिम लीग का नहीं मानते ना, तो फिर मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूं।
क्यों नहीं मानते? बिल्कुल हमारे सरप्राज हैं वो गए। आपने कहा अपोजिशन लीडर, आपने अपोजिशन लीडर का कहा है। पांच मबरूरों का मुस्लिम लीग से कोई तल्लुक नहीं है। इस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन के बेटा मबरूर है कि नहीं है? सुलेमान शहबाज, इसहाक डार साहब मबरूर है कि नहीं है? हुसैन नवाज, हसन नवाज मबरूर है कि नहीं है? अहमद शहबाज जो अपोजिशन लीडर पंजाब है उसको आपने जेल में रखा हुआ है। वो जेल तो से वो आपका मुकाबला कर रहे हैं। अहमद साहब कितना पादरी से किसी उन्होंने मुकाबला किया जिस तरह वो आप ले जाएं उनको भी लंदन छोड़ आए, हमें कोई इतराज नहीं। अगर अदालतें छोड़ती हैं तो हमें क्या है? अहमद साहब की तरह मुकाबला किया हो। अच्छा सर, मुकाबला होता है तब जब आके जेलों में आए, कोड़े खाएं, ललकरे, जलसे करें। ये क्या वीआईपी जगह पे बैठ के मुकाबला? ये सारी लीडरशिप हमारी जेलों में गई है। छोड़े आबादी साहब, वीआईपी ट्रायल की कीमतों से ये बहस शुरू हुई थी और असद उमर साहब को भी उस वक्त अवाम की बड़ी फिक्र थी जब वो अपोजिशन में थे। वो उस वक्त क्या कहते थे जरा सुनना जी। 21% जेब में डाल दिया हुकूमत ने। इस वक्त जो डीजल की कीमत उसमें 18 रुपए लीटर उस टैक्स की वजह से है जो इस मौजूदा हुकूमत ने आने के बाद लगाया है। वो 18 रुपए लगाया था, आपने 30 रुपए लगा दिया, वो गलत था, ये दुरुस्त है। देखिए ये असद उमर साहब का मौक़िफ़ है। मैं समझता हूं टैक्स लगाना चाहिए और ये 30 हलाल है। मैं तो जाती तौर पर टैक्स के हक में हूं जी। मैं तो टैक्स के हक में हूं। मैं तो कहता हूं टैक्स लगना चाहिए। ठीक है, चले अवाम को हमने डेवलपमेंट करनी चाहिए, अवाम को पीने का पानी देना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज देनी चाहिए। अगर लीडर लंदन में इलाज करवा लेंगे तो अवाम को बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों को आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन आज के शो में इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।